नमस्कार। शोम रतोड़ी एनालिसिस में आपका स्वागत है। जब तक मेरा ये वीडियो आप तक पहुंचेगा तब तक मोदी का तीसरा मंत्रिमंडल, तीसरा कार्यकाल शुरू हो चुका होगा। मोदी जी का मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण समारोह हो चुका होगा। लेकिन क्योंकि लिस्ट आ गई है, संभावित रूप से कौन कौन मंत्री बनने वाले हैं, ये लिस्ट आ चुकी है, इसलिए मैं इसका विश्लेषण करूंगा। ये भारत के इतिहास में, चुनावी इतिहास में ये दूसरा अवसर है कि कोई प्रधानमंत्री लगातार तीसरी बार शपथ ले। पहला लिया था जवाहरलाल नेहरू ने 1952, 1957 और 1962 में, और ये दूसरा अवसर है मोदी जी का, जो उन्होंने 2014 में, 2019 में और अब 2024 में शपथ ले रहे हैं। इन दोनों में एक बड़ी समानता है। जो ये अवसर है और जो परिस्थितियां हैं, इसमें एक समानता है। जवाहरलाल नेहरू का पहला मंत्रिमंडल और मोदी जी का तीसरा मंत्रिमंडल, इसमें जो समानता है उस बारे में आगे विश्लेषण करूंगा। और इस मंत्रिमंडल के क्या मायने हैं, इसके क्या लक्ष्य हैं, क्या उद्देश्य है, क्या इनका टारगेट है, जिस टारगेट को इसे अचीव करना है, और इसमें शामिल होने वाले लोग कौन कौन हैं, किस तरह के लोग हैं। उससे पहले मेरा आपसे निवेदन है, हमेशा की तरह आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर कीजिएगा और वीडियो पे कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद। जरूर सब्सक्राइब करिएगा। जैसे कि आमतौर पर एक बात चल रही है कि ये मंत्रिमंडल मोदी जी का नहीं है, ये कोalition का मंत्रिमंडल है। निश्चित रूप से ये एनडीए का वो है, लेकिन आप एनडीए का है जरूर, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि ये मोदी जी का मंत्रिमंडल नहीं है। 240 सीट्स उनकी अपनी है। फिर भी मैं इसकी तुलना प्रथम मंत्रिमंडल से करूंगा, 1952 के जवाहरलाल नेहरू जी के मंत्रिमंडल से। आप सोचिए क्या इसमें क्या समानता है। जो ये लोग प्रचार कर रहे हैं कि नहीं, ये मोदी जी का मंत्रिमंडल नहीं है, ये कोalition, ये एनडीए फर्स्ट है, तो मेरा ये कहना है कि ये एनडीए फर्स्ट भले ही है, वैसे ही जो है 1952 का जो मंत्रिमंडल था वो भी यूपीए फर्स्ट था। नाम उसमें यूपीए नहीं था, लेकिन वो प्योरली कांग्रेस का भी मंत्रिमंडल नहीं था। उसमें कई ऐसे लोग थे जो आजादी की लड़ाई से आए थे और विभिन्न विचारधारा के लोग थे, जो जीत करके आए, उन्हीं में से जो है वो मंत्री बनाए गए। उसमें कोई प्योर कांग्रेसी नहीं था, या प्योरली जो है उसकी ये अवधारणा नहीं थी जो कांग्रेस की थी। और आपने देखा होगा बाद में इसमें से कई लोग जो है अलग चले गए। स्वतंत्र पार्टी का जन्म हुआ, समाजवादियों का जन्म हुआ, ऐसे करके कई लोग चले गए। तो जो मोदी जी का तीसरा मंत्रिमंडल है, वो जवाहरलाल नेहरू का पहला मंत्रिमंडल था। यह आप मान के चलिएगा। फॉर्मली नाम नहीं था, लेकिन जो भावना इसमें थी वही भावनाएं उसमें थी। जो कोalition यहां था वही कोalition वहां पर भी था। क्योंकि और दूसरी बात एक चीज है, पहला जो चुनाव हुआ वो कोई नेहरू जी के नाम पर नहीं हुआ। जो आजादी के आंदोलन की लड़ाई थी, इसमें सब लोगों ने भाग लिया, तो ये उसका प्रतिफल था। और सच में कहें तो नेहरू जी का जो असली वो था अपने नाम पर, वो 1962 का था, जिसमें उनकी सीटें घट गई थी। जो कि इनका, मोदी जी का अपना मंत्रिमंडल पहला और दूसरा था। अब मैं दूसरी बात करता हूं। एक तो समानता ये है, वो भी कोalition था, इनका ये भी कोalition है। दूसरी बात मैं कर रहा हूं, तब भारत आजाद हुआ था, ताजा 47 5 साल के अंदर ये चुनाव हो गए थे 52 के। तो एक एस्पिरेशन था, 1000 साल की गुलामी के बाद हम लोग आजाद हुए थे। और उस दौर में ये नहीं कि केवल भारत आजाद हुआ, नहीं, बहुत से राष्ट्र आजाद हुए। जो कोलोनाइजेशन था वो खत्म हुआ, अकेला भारत नहीं था। और क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद परिस्थितियां ऐसी बन गई थी कि पॉलिटिकल जो रियलाइनमेंट हुआ, उसमें यह माना गया कि भाई पहले तो आप कोलोनाइजेशन खत्म करो। जितने भी ये जिनके कॉलोनीज थी, फ्रेंच थी, ब्रिटिश थी, हॉलैंड वाला डचों का था, जितने भी यूरोपियन कंट्रीज ने जो वर्ल्ड में जगह जगह कॉलोनी बनाई थी, तो उन सबको आजाद करना पड़ा। उसमें भारत भी था। लेकिन क्या था कि उसके बाद ये लगा कि ठीक है, हमने अब तक हम गुलाम रहे, अब हमें आज सत्ता हमारे पास है और हमें इस देश को आगे बढ़ाना है।
हालांकि हमारे 1 साल बाद इजराइल का गठन हुआ, लेकिन आज आप देखिए इजराइल हमसे कितना आगे है। हमारे दौर में कई ऐसे राष्ट्र हुए और वो आगे बढ़े हैं। तो ये एक और समान परिस्थितियां थी, जैसे हम गुलाम थे वैसे वो भी गुलाम थे। सब जो ब्रिटिशर्स थे या जो यूरोपियन कंट्रीज थी जिन्होंने कॉलोनियां बनाया था और वहां का पैसा लूट के ले जाते। तो उस समय एक एस्पिरेशन था कि ठीक है, अब हमारे पास सत्ता आ गई, अब हमें आगे बढ़ना है। और जवाहरलाल नेहरू को कहते थे कि स्वप्नदृष्टा थे। लेकिन फर्क क्या है, जो उन्होंने तय किया था 1900, हालांकि 47 में किया होगा, लेकिन हम मान के चलते हैं कि चुनाव राजनीति 1952 में हुई। तो उन्होंने जो स्वप्न तब देखा था, उस स्वप्न को आज मोदी जी पूरा कर रहे हैं। इन 10 सालों में जो है भारत बहुत आगे बढ़ गया। फ्रेजाइल 5 मतलब 5 दुनिया के जो है अविश्वसनीय अर्थव्यवस्थाओं से, जिनका पता नहीं क्या हो जाए, से टॉप 5 की अर्थव्यवस्थाओं में भारत आज आ गया। सब जानते हैं कि वर्ल्ड में भारत की क्या स्थिति बन गई है। तो उन्होंने केवल स्वप्न देखा और जो उनके दिमागों में भरा होगा समाजवाद ये वो करके 2-4 डैम बना दे, कुछ इंस्टीट्यूशन बना दे, लेकिन भारत ने प्रगति नहीं करी। ये कहना गलत है कि साहब हम नंगे भूखे थे, नहीं। बहुत सी ब्रिटिशर्स के काल से बहुत सी इंडस्ट्री हमारे पास थी, बहुत सी संस्थाएं, उनका नाम भले ही बदल दिया गया हो, वो हमारे पास थे और संसाधन तो वही थे। भाई ब्रिटिशर्स क्या यहां को सोने की खजाने थोड़ी थी, क्या था यहां से क्या लूट के ले जाते कि जो हमने यहां पे कमाया उसको वो लूटते थे। खेती बाड़ी से हम कमाते थे, जो हमारे संसाधन थे वो संसाधन तो यही थे। तो ये कहना गलत है कि हमारे पास कोई संसाधन नहीं था, पूरे संसाधन तब से लेकर आज तक है। तो जिसका उचित उपयोग नहीं हुआ और गरीबी हटाओ एक नारा बन के रह गया था। आज 25 करोड़ लोग जो है इन 10 सालों में गरीबी से बाहर निकले हैं। लेकिन अब सिर्फ उतना नहीं है, लोगों की एस्पिरेशन बढ़ती जा रही है, अभिलाषाएं बढ़ती जा रही है। अब हर एक हाथ में मोबाइल है, अब उसके लिए मोबाइल बड़ी चीज नहीं है। आप झुग्गी झुपड़ी में जाए वहां आपको कूलर मिलेगा, टीवी मिलेगा, तो अब उनके लिए ये चीज बड़ी नहीं है, अब उन्हें और चाहिए। वर्ल्ड में दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाना चाहते हैं। हालांकि हमारा एक पहलू अत्यधिक आबादी का भी है, जो हमारी विकास इसमें रुक रहा है, फिर भी लोग तो ही हैं। तो अब जो ये काल है उसको, उस एस्पिरेशन को, उन उम्मीदों को, उन अभिलाषाओं का पूरा करने का ये काल है। और ये संकल्प जो है इस मोदी सरकार ने लिया, और मुझे लगता है कि वो इसमें बढ़ेंगे, क्योंकि 2 ही घटक ऐसे हैं जिन पर यह सरकार पूर्णतया निर्भर है। वो है टीडीपी चंद्रबाबू नायडू और जेडीयू ये नीतीश कुमार जी। टीडीपी का जहां तक मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि उसकी विकास की ही सोच है, उसकी वही सोच है जो मोदी जी की सोच है कि देश को आगे बढ़ाना। और मैं देखता हूं इस मंत्रिमंडल में 1-2 लोगों को छोड़ करके सारे के सारे एक मिक्स है। मतलब अगर अनुभवी लोग भी हैं तो युवा लोग भी हैं। चिराग पासवान है, जयंत चौधरी है, ये अजय टमटा उत्तराखंड से है। मतलब एक नया ग्रुप भी आ रहा है जो आगे जिनके हाथों पर देश की कमान होगी, जिनके कंधों पर देश का बोझ होगा। इनमें से कोई यूपीए और इसमें क्या फर्क है? एक बेसिक फर्क क्या है कि यूपीए में हर घटक, पूरा यूपीए का मंत्रिमंडल भ्रष्ट था, और आज जो इसमें शामिल हो रहे हैं, जो लोग लिए गए, इन पर आप भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा सकते। 10 साल तक बीजेपी रही, एक भी मामला कोई नहीं आया। आप चिपकाते रहिए, आप बोलते रहिए, भले फर्क पड़ा हो इससे कि जनता, क्योंकि अशिक्षित तो है, ये तो बहका में आ जाती है, लेकिन कहीं पर भी एक भी भ्रष्टाचार का आरोप साबित नहीं हुआ। ऐसे ही टीडीपी का भी यही स्थिति है। जेडीयू में जो है अपने में नीतीश कुमार का बेदाग वो है, इसलिए उनकी बार बार उनसे खटर-पटर होती है आरजेडी से, इसलिए वो तालमेल उनका कभी आरजेडी से नहीं बना भ्रष्टाचार के मामले में लेकर के। तो एक
जो भारत का, जो मोदी जी का जो लक्ष्य है 2047 में जो है भारत को विकसित करने का, वो लक्ष्य जो है तभी संभव हो सकता है जब आपका मंत्रिमंडल भ्रष्टाचार मुक्त हो। अब वो भले ही कहते हैं पुण्य पुरुष वाजपेयी की कॉर्पोरेट कॉर्पोरेट, भैया बगैर कॉर्पोरेट के आप कैसे आप विकसित होंगे? आप खुदाई से तो खेत नहीं करेंगे। आपको जब भी विकास होगा तो, और किसी भी आप राष्ट्र को देख लीजिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन यूरोप में जो है 1600 में, जब 1600-1700 के बीच इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ तो यूरोप विकसित हो गया। उससे पहले वो जंगल में रहते। अमेरिका जो है क्यों मना इंडस्ट्रियलाइजेशन से? जापान का एक छोटा सा टापू है लेकिन वहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन है। आप इंडस्ट्री को इग्नोर करके आगे नहीं बढ़ सकते हैं। वो कम्युनिस्ट वाला जमाना खत्म हुआ है कि सबको जो है सबको बांट दो। इवन जो चीन है आज सबसे बड़ा पूंजीवादी देश है, नाम भले ही कम्युनिस्ट है लेकिन उसका जो है, वहीं पे बगल में आप उत्तर कोरिया को देखिए। उत्तर कोरिया कम्युनिस्ट कम तानाशाह है। सबसे दुनिया में सबसे बुरी अगर हालत किसी की है तो उत्तरी कोरिया की है। उसे खाली हथियार बनाना आता है और जमीन पे खाना फसलें उगाना आता है, उसके अलावा कुछ नहीं, कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है। बस वो ये मिसाइल्स बनाता है, एटम बम बनाने की कोशिश कर रहा है, जंगी जहाज बना रहा है, यही कर रहा है। तो बगैर इंडस्ट्रियलाइजेशन किए हुए, और फिर आप एक कॉमन सी बात है, हम सब चीज आयात करते हैं। वो भी तो कोई ना कोई इंडस्ट्रिस्ट होगा, कहीं ना कहीं बना रहा होगा। जितने भी आप देश में कोई भी चीज यूज करते हैं तो वो तो विदेशों से आता है, तो बगैर किसी इंडस्ट्रीज के वो नहीं है। तो एक कॉन्स्पिरेसी है ये, क्योंकि जो विपक्ष है इन्होंने कभी भी विकास का सोचा नहीं है, तो इसलिए वो रोड़ा इसमें डालते हैं। या इनके जो यूट्यूबर है पुण्य पुरुष वाजपेयी जैसे, जो हमेशा दिन रात इंडस्ट्रीज को कोसते रहते हैं, कॉर्पोरेट को कोसते रहते हैं, तो उनका अपना कोई संबंध नहीं है। या तो उन्होंने चंदा नहीं दिया होगा उनको, या फिर ये है कि किसी तरह बीजेपी को बदनाम करो, कांग्रेस का समर्थन करो। तो मैं जो देख रहा हूं इस मंत्रिमंडल में पुराने लोग, बहुत बढ़िया बढ़िया सारे लोग हैं। राजनाथ सिंह हैं, गडकरी हैं, जिन गडकरी के बारे में काफी वो फैलाया जाता है, उनके खिलाफ काफी बात की जाती है कि भाई ये जो है इनकी और मोदी जी की नहीं बनती है। तो गडकरी है, पीयूष गोयल है, एस जयशंकर है। मेरा ख्याल है आज तक इतना अच्छा विदेश मंत्री आपको नहीं मिला होगा। सीतारमण है, धर्मेंद्र प्रधान है, ऐसे मनसुख मांडविया है। ये सब वो लोग हैं जो डेडिकेटेड है, जिनका जो है वो उसी ट्रैक पे है जिस ट्रैक पे मोदी जी है, कि काम करना है और देश को आगे बढ़ाना है। तो और जो सहयोगी दल है वो भी वैसे ही है। मैं बिहार की बात नहीं कर सकता, जैसे ललन सिंह है, या ललन सिंह की थोड़ा सा ये को पॉलिटिकल आदमी है, शायद उनका विकास में उतना ना हो, लेकिन उनका एक स्वार्थ जरूर होगा कि बिहार को जो है कुछ दिलाना, और बिहार का बनता भी है जिस हिसाब से इनके संसाधन खत्म हो गए। दूसरा जो है रामनाथ ठाकुर है, जो कर्पूरी ठाकुर जी के बेटे हैं। जिन कर्पूरी ठाकुर के नाम पर ये जितने भी समाजवाद के पाखंड चलाते हैं, आरजेडी, ये समाजवादी पार्टी, जितने भी ये पाखंडी हैं जो समाजवाद के नाम पर जो है अपना परिवार को बढ़ाते हैं, तो उनके बेटे रामनाथ ठाकुर भी हैं। हालांकि वो भी 74 ईयर्स के हैं, लेकिन एक सम्मान है। और एक जो अति पिछड़े लोग हैं उनके अंदर एक उम्मीदें बढ़ेगी कि हाँ हमारा भी कोई है, एक एस्पिरेशन होगा कि हम अकेले नहीं हैं। क्योंकि जो ओबीसी है या दलित है, ये बहुत टुकड़े टुकड़े बंटे हुए। तो ऐसे अगर कर्पूरी ठाकुर नहीं अगर उसमें रहे, वो मुख्यमंत्री भले रहे लेकिन केंद्र में नहीं रहे, उनके अगर बेटे हैं तो संस्कार तो उनके होंगे विकास के। मतलब कर्पूरी ठाकुर तो ऐसे व्यक्ति थे जिनका अपना घर तक नहीं था, और ना अपने बच्चों को राजनीति में लाए। अब जाकर के जो है नीतीश कुमार रामनाथ ठाकुर को लाए। अब मैं युवा चेहरों की बात करता हूं। चिराग पासवान लगता है वैसे एक बड़ा डायनेमिक आदमी है। या जयंत चौधरी, इतने सालों से वो और उनके पिताजी इनके साथ रह करके, कांग्रेस के साथ रह करके अपना जीवन खराब कर रहे थे। अरे कांग्रेस कोई पार्टी है
ये तो गिरोह है, कहीं से भी लूटो। और ये तो इतने बड़े पिता दादा के वो है, संतानें हैं कि जो वो भी बिल्कुल जैसे कर्पूरी ठाकुर है वैसे ही जो है चौधरी चरण सिंह जी के बारे में कहा जा सकता। वैसे ईमानदारी, हम जो किस्से सुनते हैं कि उनकी ईमानदारी के, और कहीं उन पे दाग लगा हुए नहीं। तो ये लोग हैं। अभी पुणे के एमपी जो है यंग आदमी, यंग वो है, वो भी बना है। अभी अजय टुंटा को इन्होंने यहाँ से लिया है, उत्तराखंड से लिया है। युवा लोग हैं ये सीखेंगे, क्योंकि इनकी बुनियाद ही जो है जो पड़ेगी वो एक विकास की ओर पड़ेगी। वो जो रास्ता उनको दिखाई देगा वो विकसित भारत का रास्ता दिखाई देगा, वो उस रास्ते पे चलने के लिए मजबूर होंगे। तो मेरा ये कहना है कि ये जो मंत्रिमंडल है ये आपको उस दृढ़ निश्चय की पूर्ति करेगा जिसका संकल्प मोदी जी ने लिया 2047 तक जो है भारत को प्रथम 3 अर्थव्यवस्था में लाना। और इतना बड़ा विशाल देश है, और इन 10 सालों में जो कुछ हुआ है उससे ही जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि बनी है। ये आप कभी विदेश से आने वाले किसी भी व्यक्ति से पूछे कि भारत की क्या छवि है। और जो आज हम यूएनएससी के मेंबर अगर नहीं है, जिसको नेहरू जी ने चीन को दान किया था, बहुत संभव है कि परिस्थितियां जैसे बन रही हैं कभी न कभी ऐसा आएगा कि मजबूर हो जाएंगे विश्व कम्युनिटी भारत को जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद में लाया जाए। ये कोई छोटी मोटी उपलब्धि नहीं है। और ऑलमोस्ट सब मानते हैं, अगर चीन का ही वीटो लगता है, जिस चीन को नेहरू जी लाए थे। इनका एक झूठ और भी वो हुआ, हारने के बावजूद ये जो विपक्ष है तोड़फोड़ में लगा था। पहले तो उन्होंने कहा कि ये मिल रहे हैं जो है नायडू और नीतीश ये करेंगे। फिर उन्होंने प्रयास भी किया नीतीश को जो है सीधे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री पद का लालच दे करके। तो अभी त्यागी जो है, इनके जो त्यागी हैं वो, तो उन्होंने बताया जो है कि ऐसे से हमारे ऊपर लोगों ने आए, लेकिन हमने प्रधानमंत्री पद ठुकरा दिया। आप सोच सकते हैं कि नीतीश कुमार जैसा आदमी प्रधानमंत्री पद छोड़ सकता है, ठोकर मार सकता है, लेकिन मारी उन्होंने। क्योंकि उनको भी देखना, एक तो यह है कि उनको देखना भविष्य, हालांकि वो भी वृद्ध हो गए, मतलब उस एज में जहाँ की वो है, लेकिन फिर पार्टी तो उनकी है ही है, उनको भविष्य देखना है। उनको अब इतने अल्टा पलटी मारने के बाद है उनको लग गया है कि मेरा और मेरे बिहार का भविष्य जो है एनडीए के साथ ही है, मोदी जी के साथ ही है, बीजेपी के साथ ही है। तो ये परिस्थितियां जो मंत्रिमंडल बन रहा है ये बेदाग मंत्रिमंडल है, और समय साबित करेगा कि ये विकसित भारत के लिए डेडिकेटेड मंत्रिमंडल होगा। आप भी उम्मीद रखें, हम भी प्रार्थना करते हैं कि 2047 से पहले भारत एक जो है विश्व की बड़ी शक्ति बनेगा, एक विकसित भारत बनेगा, जहां ये रोना नहीं रोया जाएगा कि ये अभाव में ये है, सब चीजें। धन्यवाद। पुनः निवेदन है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें।